नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे आर्थिकी और विविध 2020 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा है या सामाजिक या आर्थिक जगत से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जो ट्रेंड चल रहा है इस समय आयोग का, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी फॉर्मेट पे जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कुछ और नए डेटाज उपलब्ध कराए जाएं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स आजकल की हर परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक भाग है, और जिसकी करंट अफेयर्स पर पकड़ अच्छी होती है वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिकोड एग्ज़ाम की टीम ने करंट अफेयर्स की कंप्लीट मैगज़ीन जो 7 महीनों के करंट अफेयर्स पर आधारित है, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2020 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें उपलब्ध कराया गया है। ई बुक के फॉर्म में PDF में रिलीज़ कर दी गई है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, UP PCS प्री, लोअर PCS मेंस, UP SI या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस ई मैगज़ीन के माध्यम से आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स का हर सेगमेंट कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारा डेमो का सैम्पल PDF देख सकते हैं कि किस तरह से ये करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। साथ में ही इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं PDF फाइल के रूप में, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो 9506742546 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस ई बुक मैगजीन PDF में इस तरह से पूरे सेगमेंट को 12 मेजर हेड्स में डिवाइड किया गया है। पूरा इकोनॉमिक करंट अफेयर, सारे सूचकांक और रिपोर्ट्स जिसमें सारी रैंकिंग्स के बारे में, उसके अलावा महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान जो है जनवरी से जुलाई तक का है, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अलावा जितनी भी चर्चित और बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं उनके लेखक के बारे में, सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि ये आजकल सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट बन गया है, प्रमुख सरकारी योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम, विशेषकर उत्तर प्रदेश का भी इसमें शामिल है, और UP का पूरा करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। उसके अलावा कोविड-19 महामारी जो बहुत महत्वपूर्ण बन गई है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उसके बारे में जितने भी पोर्टल, ऐप और योजनाएं हैं, सारे मोबाइल ऐप, पोर्टल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो 97 नंबर से पेज से शुरू के 287 नंबर पेज तक है। इसमें पूरा करंट अफेयर्स मिक्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस करंट अफेयर्स की PDF है जो आपके सामने ये खुली हुई है। इसी प्रकार हर सेगमेंट को काफ़ी डिटेल में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है कंटेंट को लिखा गया। जो भी चीज़ें स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, सभी का जो है इसमें एक बेहतरीन संकलन किया गया है, और इससे अच्छा संकलन जो है आपको किसी भी अर्धवार्षिकांक में नहीं मिल पाएगा। UP करंट अफेयर्स UP के एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। UP GK के साथ इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो UP करंट अफेयर्स को भी जनवरी से लेके और जुलाई तक पूरा जो है जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का है सब कुछ यहाँ पर संकलित है। और लास्ट में मिक्स करंट अफेयर्स जिसकी मैंने बात की थी, ये डे बाय डे के आधार पर लिखा गया है, और इसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का कोई भी जो है ऐसा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। तो आपने सैंपल देख लिया, आप जो है स्वयं भी जो है इस सैंपल को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बस लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर्स की मैगज़ीन अपने आप में संपूर्ण है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। जितना भी महत्वपूर्ण मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे द्वारा जो भी इस समय रीसेंट लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सारी PDF, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट में लिखते हैं, उन सभी का जो है सारा मटेरियल 1 या 2 तारीख तक हम लोग का प्रयास है कि आपको जो है ई मैगज़ीन PDF के फॉर्म में उपलब्ध करा दिया जाए। तो तब तक आप जो है वेट कर लीजिए, और लेक्चर्स को जो है 2-3 बार
रिपीट करके देखिए, खुद भी नोट्स बनाइए, उससे ज़्यादा याद रहता है। तो अभी के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मौद्रिक नीति की चर्चा करते हैं, जो आरबीआई द्वारा अभी बहुत रिसेंटली जारी की गई है 6 अगस्त 2020 को। क्योंकि अगर आपने बीओ का पेपर देखा था, उसमें भी मौद्रिक नीति से संबंधित प्रश्न पूछा था, लेकिन वो पुराने आधार पे बनाया गया था, तो दिसंबर वाली नीति के आधार पे उन्होंने पूछ लिया था। तो द्विमासिक मौद्रिक नीति जो 6 अगस्त 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जारी किया गया है, उसका वक्तव्य जो है उसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले जून 2020 में जो वार्षिक महंगाई दर है वो मार्च के 5.8% के मुकाबले 6.1% हो गई है, यानी महंगाई जो है थोड़ा सा बढ़ गई है। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी की ग्रोथ रेट निगेटिव रहने की, यानी नकारात्मक रहने की उम्मीद जो है इस वक्तव्य में, इस द्विमासिक मौद्रिक नीति में बताया गया है कि जीडीपी जो है निगेटिव रह सकती है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% तथा सीमांत स्थायी दर सुविधा, जिसको हम MSF कहते हैं, और बैंक दर, ये दोनों समान है, 4.25% रखा गया है। तो उसमें जो है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ये सब पूछा गया था बीओ में। चल निधि समायोजन सुविधा, जिसको LAF कहते हैं, इसके तहत रेपो रेट को 4% पर अपरिवर्तित रखा गया, यानी पिछली बार से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो दो चीज़ें जो प्रमुख रूप से आपको याद रखनी है कि रेपो रेट जो है 4% है और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है। इसके अलावा बैंक रेट जो है कितना है, 4.25%। फिर उसके बाद जो CRR है वो 3% पर रखा गया है, जिसको हम नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। उसके बाद चल निधि अनुपात SLR को 18% पर रखा गया। तो इतनी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इस आरबीआई की मौद्रिक नीति से। आगे चलते हैं। मौद्रिक नीति में हमने मौद्रिक नीति समिति की चर्चा की, तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौद्रिक नीति समिति होती क्या है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी वर्तमान संरचना क्या है। तो केंद्र सरकार ने सितंबर 2016 में संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया है। तो कितने सदस्य होते हैं, पहला सवाल आपसे यही है कि इसमें 6 सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति समिति में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC। अब इसमें जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, जिसने ये नीति जारी की है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, जो कि वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर या डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति के प्रभारी सदस्य होते हैं डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के एक और अधिकारी को केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाता है, जो सदस्य होता है, और ये पदेन सदस्य कौन है, डॉक्टर मुदुल सागर। चेतन घाटे प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये इसके सदस्य हैं। प्रोफेसर पामी दुआ, निदेशक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी इसके सदस्य हैं। और डॉक्टर रवीन्द्र ढोलकिया, प्रोफेसर भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, ये इसके सदस्य हैं। तो ये जो 6 सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति समिति में, वो 6 के बारे में ये विवरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का ड्राफ्ट जारी किया गया, क्योंकि आप देख रहे हैं चीन से भी तनाव चल रहा है, पाकिस्तान से भी तनाव चल रहा है, और इस बीच जो है भारत अपने आप को सामरिक दृष्टि से बहुत मजबूत बनाने में लगा हुआ है। तो ऐसे में जो है रक्षा निर्यात संवर्धन नीति लाई गई है और इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यही लक्ष्य आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके अनुसार जो है वर्ष 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए, जो US डॉलर में कीमत होगी 5 बिलियन। तो एरोस्पेस, रक्षा वस्तुओं और सेवाओं पर 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 2 प्रश्न बनते हैं कि पूरा कारोबार कितने का हो निर्धारित किया गया है, 1,75,000 करोड़ रुपए का, और इसकी सीमा क्या है, 2025 तक ऐसा करने को कहा गया है। उसके बाद 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किए जाएंगे।
तो ये हो गई रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति की 2 प्रमुख बातें जो आपको याद रखनी है। फिर जुलाई 2020 में एक और जो है यूनिक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एपीसेज ने विज्ञान आधारित पहल SBTI के लिए प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर किया और ये ऐसा करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। तो विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला कौन सा पोर्ट बन गया भारत का? अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये आपको याद रखना है कि अदानी पोर्ट्स जो है इस मामले में पहला है। आगे चलते हैं, रुपे कार्ड नेटवर्क पर बिजनेस क्रेडिट कार्ड, और इस बिजनेस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या रखा गया है? SBM इन कैश रुपे बिजनेस कार्ड। इसको लॉन्च करने के लिए एक समझौता हुआ है, और इस समझौता किनके बीच हुआ है? इनकी पार्टीज़ के नाम पूछे जा सकते हैं। SBM बैंक इंडिया, इन कैश, YAP और रुपे, इन 4 के मध्य एक समझौता हुआ है, और ये जो है एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा इस समझौते में। इस कार्ड का नाम है SBM इन कैश रुपे बिजनेस कार्ड। अगला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और बेरोजगार हो चुके लोगों के लिए हर राज्य जो है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है। कुछ लोगों ने कोई नीति लाई है, जैसे उत्तर प्रदेश में नीति आ चुकी है, सब जगह ऐप लॉन्च हुए हैं, पोर्टल लॉन्च हुए हैं। इसी तरह से जो है एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, जॉब पोर्टल, जिसका नाम है रोजगार बाजार। तो इसका शुभारंभ किसने किया है? दिल्ली सरकार ने किया है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसको हम एग्जिम बैंक के नाम से जानते हैं। एग्जिम को कैसे फुल फॉर्म करेंगे? EX से क्या हो गया? एक्सपोर्ट, IM से इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय आयात निर्यात बैंक। इसने विद्युत आपूर्ति सुधार के लिए $250 मिलियन ऋण दिया है। किस देश को दिया है? मोज़ाम्बिक को दिया है, ये आपको याद रखना है। फिर कोविड-19 महामारी के लिए भारत सरकार को ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा संचालित कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट, ये जो है उसकी स्कीम है ADB की, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जो अपने जितने भी उसके सदस्य देश हैं उनमें कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए, कोविड-19 के उन्मूलन के लिए वो जो है सबको सपोर्ट दे रहा है, ग्रांट दे रहा है। तो इसका नाम उन्होंने रखा है कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट। तो इसके अंतर्गत भारत को भी अनुदान मिला है, और ये अनुदान कितने का है? बस ये आपको याद रखना है, $3 मिलियन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 3 मिलियन का मिला है, किसने दिया है? तो आपको बताना है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर भारतीय पर्यटन सांख्यिकी यानी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले भारत के 3 राज्य कौन से हैं? ये स्वदेशी पर्यटक मतलब डोमेस्टिक टूरिस्ट। तो सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है तमिलनाडु ने, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र ने, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश ने। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसमें तीसरे नंबर पे है, इस लिहाज से उत्तर प्रदेश का भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, ऐसा ही एक प्रश्न आया था, आपको याद होगा, BO में, और ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 11 अगस्त 2020 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा ग्लोबल 500 कंपनीज़ की लिस्ट जारी कर दी गई है। और इस सूची में विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट जो है पहले नंबर पर है। तो वॉलमार्ट तो पहले नंबर पे हो गई। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि भारत की कौन सी कंपनी है? तो शीर्ष 100 में केवल एक ही भारतीय कंपनी शामिल है, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और इसका पोजीशन है 96वां, इसका जो है स्थान है। और इसके बाद जो है 96 के बाद 151 नंबर पर इंडियन ऑयल है भारतीय कंपनी, और उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी ONGC का स्थान कितना है? 190वां स्थान है। ये आप सूची देख सकते हैं। वॉलमार्ट जो है यहाँ पर टॉप है। उसके बाद 3 कंपनियाँ, ये तीनों कहाँ की हैं? चाइना की। आपको नोट करना हो तो इसका नाम नोट कर सकते हैं, सिनेपेक ग्रुप, स्टेट ग्रिड और चाइना नेशनल पेट्रोलियम। ये तीनों जो है 2nd, 3rd, 4th कंपनी जो है चाइना की हैं।
और वॉलमार्ट की जो है संपत्ति वगैरह लिखी हुई है, इसकी जो है विशेष आवश्यकता नहीं है। 96 नंबर पे जो है इंडियन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे चलते हैं, अब भारतीय उद्योग क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय उद्योग क्षेत्र में 8 जो है उद्योग कोर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं, जिनको कोर का मतलब है मूल उद्योग, यानी वे उद्योग जो है जो रीढ़ हैं इसकी और जो सबसे ज़्यादा अंशदान देते हैं भारतीय उद्योग क्षेत्र में। तो कोर इंडस्ट्रीज जो हैं 8, इनका कुल औद्योगिक उत्पादन में योगदान कितना है? 37.90%। आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है या शामिल है। तो इसके लिए तैयार रहिए। तो 8 इंडस्ट्रीज भी आपको पता होनी चाहिए। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, फिर प्राकृतिक गैस, चौथे नंबर पे उर्वरक, 5वां कोयला, 6ठा विद्युत, 7वां सीमेंट उद्योग और 8वां तैयार इस्पात यानी स्टील इंडस्ट्री। तो ये जो है 8 कोर सेक्टर के जो है इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम मूल उद्योग के नाम से जानते हैं। इसके बाद वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, इसके कुल उत्पादन में लघु उद्योग क्षेत्र, जिसको MSME कहते हैं, तो लघु उद्योग क्षेत्र यानी MSME का परसेंटेज कितना है? 31% है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा स्पेशली। आगे चलते हैं, एक औद्योगिक सूचकांक जारी हुआ था, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये निश्चित रूप से आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसको IIP कहते हैं। तो 12 मई 2017 को जारी हुआ था। इससे आधार वर्ष इसमें बदल दिया गया था। पहले आधार वर्ष जो है 4-5 होता था, उसके बाद जो है वर्तमान का आधार वर्ष कितना है? 11-12 है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कुल मदों की संख्या क्या है। जो ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है, इसमें जो मदें होती हैं जिनकी गिनती की जाती है, जिन पर रिजल्ट बनाया जाता है, तो इसमें 809 मदें हैं, पहले 620 हुआ करती थी। फिर कुल मद समूह यानी जो आइटम के ग्रुप्स हैं, आइटम ग्रुप्स हैं, वो कितने हैं? 407 हैं, पहले ये 399 हुआ करते थे। अब इनका जो है सेक्टर वाइज शेयर क्या है यानी क्षेत्रवार भारांश क्या है, ये देख लेते हैं। तो खनन का जो है 14.37 है और विनिर्माण का सबसे ज़्यादा है 77.63, विद्युत का जो है 7.99 है, जो कि जो है इस IIP के भारांक की बात हो रही है। इसमें जो है क्षेत्रवार भारांश जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नए आंकड़ों पे नज़र डालते हैं उत्पादन से संबंधित। तो मई 2020 में यानी रीसेंट डेटा है, यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और उसके अनुसार बताया गया कि विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन सा है? भारत है। और उसके बाद थाईलैंड, फिर वियतनाम, फिर पाकिस्तान और उसके बाद USA। तो पहला नंबर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, रिसेंट रिपोर्ट है ये, भारत, थाईलैंड और वियतनाम, ये क्रम याद रखिएगा। फिर भारत से चर्म वस्तु यानी जो चमड़े की वस्तुएं हैं, लेदर गुड्स हैं, इनके निर्यात के शीर्ष गंतव्य देश कौन से हैं, यानी जो भारत निर्यात करता है लेदर गुड्स, एक्सपोर्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है USA को, उसके बाद जर्मनी को, उसके बाद UK को। तो टॉप 3 याद रख लीजिए। वैसे उसके बाद इटली और फ्रांस भी हैं। तो सबसे ज़्यादा USA को करता है, उसके बाद जर्मनी को, उसके बाद UK को करता है। फिर भारतीय कपड़े के सबसे बड़े आयातक देश कौन से हैं? तो भारतीय कपड़े के सबसे बड़े आयातक देश जो 2018 के अनुसार है, USA पहले नंबर पे है, बांग्लादेश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे UAE है, चौथे नंबर पे UK है, 5वें नंबर पे चाइना है। तो USA, बांग्लादेश और UAE टॉप 3 का क्रम याद रखिए। भारत को शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश कौन कौन से हैं, जो भारत जहां से शस्त्र आयात करता है? तो भारत शस्त्र आयात करता है सबसे ज़्यादा रूस से, 56% जो है 2015 से लेकर 2019 के बीच जितना भी आयात हुआ है शस्त्रों का, वो रूस से हुआ है। दूसरे नंबर पे इजराइल है 14% और फ्रांस तीसरे नंबर पे है 12%। ये जो सिपरी की रिपोर्ट थी उसके अनुसार जो है ये डेटा दिया गया है। आगे चलते हैं, मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी
5.31% है। और उसके बाद अगर केवल मांस उत्पादन की बात करें तो मांस उत्पादन में 2.7% की हिस्सेदारी भारत की रही है। जो फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO रिपोर्ट है 2018 की, उसके अनुसार ये डेटा है जो अभी तक का जो है सबसे लेटेस्ट डेटा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी दरें प्रतिमाह के अनुसार कितनी हैं? तो जो अकुशल श्रमिक हैं या अकुशल कारीगर हैं उनके लिए जो है 8,278 रुपये 94 पैसे है। अर्धकुशल, तो अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 9,106.83 रुपया, और कुशल जो कामगार हैं उनके लिए 10,201.99 रुपया, ये जो है प्रभावी न्यूनतम मजदूरी दरें हैं। उसके बाद 1 जून 2020 को जारी MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021 में सामान्य धान का MSP कितना निर्धारित किया गया है? 1868 रुपये, और A ग्रेड धान का 1888 रुपया MSP पूछा जा सकता है। धान का इस समय रिसेंट जो MSP है, और गेहूं का सत्र बीत चुका है लेकिन उसको भी जान लीजिए। तो गेहूं का MSP जो निर्धारित किया गया था 19-20 के लिए वो 1925 रुपये प्रति कुंटल था। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल रिसेंट है, गन्ना पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है जो कि 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक चलेगा। और हर साल जो है गन्ना पेराई सत्र 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट होकर 30 सितंबर तक चलता है। तो गन्ना पेराई सत्र जो इस बार का है उसके लिए गन्ना की FRP आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 10 रुपये बढ़ाकर तय किया गया है। कितना कर दिया गया है? 285 रुपये कर दिया गया है। और अभी जो BO का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि FRP गन्ने के लिए कौन निर्धारित करता है, तो आपका जवाब क्या होता? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है FRP गन्ने के लिए निर्धारित करती है। इसके बाद देश के 3 एयरपोर्ट हैं, इनको 50 वर्षों हेतु PPP मॉडल पर लीज पर दिया जा रहा है। ये कौन से एयरपोर्ट हैं? जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 17-18 में सकल घरेलू बचत दर जो कि GDP के % के रूप में कितनी थी? तो ये तीनों सेक्टरों की बात की गई है। सबसे ज़्यादा जो है हमेशा डोमेस्टिक सेक्टर में जो है बचत दर होती है, तो घरेलू क्षेत्र की बचत दर जो है 17.2% रही। उसके बाद कारपोरेट सेक्टर की बात करें तो इसमें 11.6% थी, और पब्लिक सेक्टर जो कि हमारा सरकारी तंत्र होता है या जिसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, इसमें सबसे कम बचत होती है। कितनी होती है? 1.7% रही। तो तीनों का आपसे क्रम पूछा जा सकता है कि बचत दर के अनुसार, और ये बचत दर जो है GDP के % के रूप में है। आगे चलते हैं। अब मुद्रा का आरक्षित भंडार जो लेटेस्ट डेटा है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे, तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार 31 मार्च 2020 को कितना था? यानी जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ तब कितना था? 30,29,674 करोड़ रुपया। और अगर लेटेस्ट जो डाटा जारी किया भारत सरकार ने वो 12 जून को जारी किया गया था। 12 जून 2020 को ये जो है विदेशी मुद्रा का भंडार 31,54,447 करोड़ रुपए था। इसके बाद आगे चलते हैं। विश्व बैंक की एक नवीनतम रिपोर्ट आई है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी रिपोर्ट। इसके अनुसार वर्ष 2018 में विश्व के सर्वाधिक बाह्य ऋण, जिसको ऋण स्टॉक बाहर कहते हैं या टोटल एक्सटर्नल डेब्ट कहते हैं, जो बाहर से लिया जाता है, बाहरी देशों से लिया जाता है, तो ऐसा ऋण धारण करने वाले 3 देश कौन से हैं? तो इसमें सबसे बुरी बात यह है कि भारत जो है इसमें तीसरे नंबर पे है। चाइना जो बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, ब्राज़ील, तो ये पहले नंबर पे है ऋण लेने में बाह्य स्रोतों से, यानी इस पे टोटल एक्सटर्नल डेब्ट सर्वाधिक है दुनिया में। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, लेकिन भारत भी इसी लिस्ट में है तीसरे नंबर पे। आगे चलते हैं। अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI सेवा आकर्षित करने वाले 5 क्षेत्र कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI आकर्षित करने वाले 5 क्षेत्र कौन से हैं? सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र ने आकर्षित किया, सर्विस सेक्टर ने। उसके बाद
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ने, उसके बाद दूरसंचार ने, व्यापार ने और निर्माण और विकास ने। तो ये जो है आपसे क्रम लगाने को पूछा जा सकता है कि एफडीआई का जो भारत में प्रवाह हुआ है, अंतर प्रवाह हुआ है, जो भारत को एफडीआई प्राप्त हुआ है, उसमें सर्वाधिक जो है सेवा क्षेत्र ने आकर्षित किया है, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर। तो टॉप 3 तो आपको मस्ट याद रखना। फिर आगे चलते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 2019 में रिकॉर्ड जो अब तक का सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है वो है 49.97 अरब डॉलर। ये जो है फिगर याद रखिएगा। और 18-19 में से की तुलना में कितना है, 13% ज़्यादा है। तो कितनी ग्रोथ हुई है ये भी याद रखिएगा। तो 11-12 स्तर से जो है 3 गुना हो गया है। तो इस पर जो है याद रखिएगा कि 49.97 अरब डॉलर का 19-20 के वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आया है। आगे चलते हैं। फरवरी 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार राज्यों में अनुमोदित एवं क्रियात्मक सेज क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सेज की वर्तमान स्थिति में सबसे अधिक सेज कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसको हम देख कैसे रहे हैं, यहाँ पर आंकड़े क्या हैं, एक तो क्रियात्मक को हम जोड़ रहे हैं और दूसरे अनुमोदित को जोड़ रहे हैं। तो नीचे आप देखिएगा लिस्ट, तो अनुमोदित यहाँ पर दिया हुआ है सभी के सामने, और अधिसूचित एक होता है जिसकी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी, तीसरा जो है क्रियाशील होता है। तो अनुमोदित और क्रियाशील को अगर हम जोड़ें तो उसके आधार पे सबसे ज़्यादा सेज महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु में है, तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। और इसके बाद अगर क्रियाशील की हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में है। तो डेटा किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको पूरा ये चार्ट ही दिखा दिया है। इसमें आप भी देख लीजिएगा कि जिस तरह से भी पूछा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 13 जो है क्रियाशील सेज हैं, जिसमें से 23+1 यानी 24 अनुमोदित हैं और 12 को अधिसूचित किया जा सकता है। तो कि यूपी स्पेशल में जो है इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाना अपेक्षित है। अब चलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। हालांकि इसको मैं एक बिल्कुल डिटेल एक वीडियो इस पर मैं आपको बनाऊंगा। इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन आज जो है इसको थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ये कौन सा संस्करण है, 5वां है। इसके परिणाम कब घोषित किए गए हैं, 20 अगस्त को घोषित किए गए हैं। और एक स्वच्छ महोत्सव नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार लगातार चौथी बार इंदौर ने जीता है, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सूरत जो कि गुजरात का है, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई, चौथे नंबर पे विजयवाड़ा और 5वें नंबर पे अहमदाबाद है। तो ये पांचों आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपसे क्रम भी पूछ सकता है, मिलान में करने को भी पूछ सकता है। तो एक बार फिर से देखिए, इंदौर सबसे ज़्यादा स्वच्छ, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई, चौथे नंबर पे विजयवाड़ा और 5वें नंबर पे अहमदाबाद। राष्ट्रीय स्तर पर जो रैंकिंग जारी हुई है शीर्ष 20 शहरों की, उसमें उत्तर प्रदेश का क्या पोजीशन है, तो लखनऊ उसमें 12वें स्थान पे है, गाजियाबाद 19वें स्थान पे है और प्रयागराज 20वें स्थान पे। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ की रैंकिंग क्या है, पहले नंबर पे है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में सबसे गंदा शहर, यानी इसको जो है स्वच्छता में निम्नतम शहर किसको हम कहेंगे, पटना। यानी बड़े शहरों में जिसमें इंदौर प्रथम स्थान पे है, उसमें सबसे नीचे कौन सा है, पटना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 1 से 10 लाख तक की आबादी, यानी जो सबसे नीचे वाली आबादी की बात कर रहे हैं, 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी। वैसे इसके नीचे भी एक कैटेगरी है। इसमें सबसे शीर्ष स्वच्छ 3 शहर कौन से हैं, तो सबसे शीर्ष इसमें अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ का, मैसूर दूसरे नंबर पे कर्नाटक का, नई दिल्ली NDMC ये जो है तीसरे नंबर पे है। 100 ULB क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडीज, यानी शहरी स्थानीय निकाय। तो 100 ULB से अधिक की श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य किसको घोषित किया गया है, छत्तीसगढ़ को।
और 100 यूएलबी से कम की श्रेणी में राज्यों में सबसे साफ सुथरा राज्य कौन सा है? झारखंड है। तो इसको भी याद रखिएगा, 100 यूएलबी से अधिक में जो है छत्तीसगढ़ को नंबर 1 पे चुना गया है और इससे कम वाले में झारखंड को नंबर 1 राज्य चुना गया है। अभी तक 4324 शहरी यूएलबी को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है और 1319 शहरों को ओडीएफ प्रमाणन तथा 479 शहरों को ओडीएफ प्लस प्लस प्रमाणन दिया गया है। 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6 लाख से अधिक सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। 2900 से अधिक शहरों में बनाए गए हैं 59,900 से अधिक शौचालय गूगल मैप पर सीधे उपलब्ध कराए गए हैं। यानी जो शौचालय बनाए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत उनकी मैपिंग भी की गई है गूगल पे। इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूर को 5 स्टार, याद रखिएगा 5 स्टार किनको कहा गया है? तो 5 स्टार शहर कौन से हैं? इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, जो शुरू के 5 थे, सूरत, राजकोट और मैसूर, उसमें मैसूर भी जुड़े, तो 5 स्टार इनको दिया गया है। और 86 शहरों को 3 स्टार दिया गया है, बाकी 64 शहरों को 1 स्टार का खिताब भी दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में जलमल शोधन और प्रदूषित जल के फिर से इस्तेमाल के तौर तरीकों के साथ कचरा प्रबंधन और लैंडफिल प्रबंधन पर जोर दिया गया है। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रेरक DAUUR, जिसको हिंदी में दौर कह रहे हैं, तो दौर सम्मान की 5 नई उपश्रेणियाँ दी गई हैं। एक तो दिव्या है जिसको प्लेटिनम कहा गया, अनुपम है जिसको स्वर्ण, उज्ज्वल पुरस्कार जिसको रजत कहा जाएगा, उदित को कांस्य, आरोही को आकांक्षी कहा गया है। और बनारस को गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है, लेकिन 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, चलिए कुछ पे और नज़र डाल लेते हैं। तो पहले कैंट की बात कर लेते हैं। जालंधर कैंट, इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं जालंधर को, ये नंबर 1 पे है कैंटेनमेंट बोर्ड में। उसके बाद दिल्ली कैंट, उसके बाद तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का भी आ जाएगा मेरठ, और उत्तर प्रदेश का वाराणसी और झांसी 5वें 6ठे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं टॉप 25 यूएलबी लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, यानी 1 लाख से कम वाली जनसंख्या के जो शहर हैं उसमें कराड़, इसको जो है टॉप पर रखा गया है। दूसरे नंबर पे ससवाड़, तीसरे नंबर पे लोनावाला, ये तीनों ही महाराष्ट्र के हैं। आगे चलते हैं, गंगा टाउन, यानी गंगा के किनारे बसे नगरों में ऐसे शहर जिनकी 50 के से यानी 50,000 से कम पॉपुलेशन है, तो वो है चुनार टॉप पर है, दूसरे नंबर पर बिठूर है, तीसरे नंबर पर गौचेर है। तो ये 3 टॉप के याद रखिएगा। फिर 50,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन वाले में जो गंगा टाउन्स हैं उनमें जो है कन्नौज नंबर 1 पे है। वाराणसी तो 1 लाख से ऊपर वाले में है, लेकिन कन्नौज जो है 1 लाख से नीचे वाले में, जो 50,000 से और 1 लाख के बीच की जो कैटेगरी है उसमें कन्नौज टॉप पे है, बिजनौर दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे शुक्लागंज, गंगा घाट, ये जो है कानपुर उन्नाव में विस्तृत हैं, तो ये तीसरे नंबर पे हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं गंगा टाउन जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, तो उसमें वाराणसी टॉप पे है, कानपुर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मुंगेर है, 14 नंबर पे प्रयागराज है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण को अभी हम और डिटेल में एक अगले वीडियो में देखेंगे, निश्चिंत रहिए, उसमें बहुत सारे फैक्ट अभी आपको और बताने हैं। अब आगे बात करते हैं 2020 मई में जारी एक रिपोर्ट का, जिससे आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर जो है भारत के जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मातृत्व दर, इनमें टॉप स्टेट कौन से हैं, प्राकृतिक समृद्धि दर, ये सब पूछा गया, तो उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आंकड़े ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप जो है इसको नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, सैंपल्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS के द्वारा मई 2020 में एक बुलेटिन जारी किया गया, और इस बुलेटिन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2018 में शिशु मृत्यु दर यानी IMR,
ये सबसे कम कहाँ पर रहा देश में? नागालैंड में, जहाँ पर 4 बच्चे प्रति 1000 की आबादी में मृत्यु हुई। और सबसे अधिक कहाँ पर रहा? मध्य प्रदेश में, जहाँ पर 48 शिशुओं की जो है प्रति 1000 जन्म जीवित बच्चों पर मृत्यु हुई। इसके बाद SRS बुलेटिन के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में जन्म दर कितनी है? तो शहरी क्षेत्रों में जन्म दर है 16.7 और ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर है 21.6। इसके बाद बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर किसकी है? बिहार की है। तो भारत का जो है सबसे ज़्यादा जन्म दर बिहार की है बड़े राज्यों में, 26.2 है। आगे चलते हैं, और सबसे कम जो है बड़े राज्यों में जन्म दर किसकी है? केरल की है, 13.9। फिर SRS बुलेटिन के अनुसार सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी ओवरऑल अगर रैंकिंग देखें तो सबसे कम जन्म दर किसकी हो जाएगी? अंडमान निकोबार की, 11.2। अब इसको जो है आप कंपैरिजन कर लीजिए। हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा जन्म दर किसकी है? बिहार की है बड़े राज्यों में, और यहाँ पर हमने बताया कि सबसे कम दर किसकी है? केरल की बड़े राज्यों में। लेकिन अगर ओवरऑल ऑल इंडिया बात करें, जिसमें हम स्टेट और यूटी दोनों को जोड़ दें, तो सबसे कम किसकी है? अंडमान निकोबार की, 11.2। इसके बाद SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार शीर्ष जन्म दर वाले राज्य आवली केंद्र शासित प्रदेश, यानी ओवरऑल सूची है ये। इसमें बिहार टॉप पर है, जैसा हमने डिस्कस किया। अब इसमें यूपी भी महत्वपूर्ण है। यूपी का जन्म दर भी आपको पता होना चाहिए कि 25.6 उत्तर प्रदेश की जन्म दर है, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, मध्य प्रदेश जन्म दर में तीसरे नंबर पे है। फिर SRS बुलेटिन के अनुसार न्यूनतम जन्म दर वाले टोटल ओवरऑल रैंकिंग देखें अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, तो केंद्र शासित प्रदेश ही टॉप पर है, अंडमान निकोबार 11.2 है। उसके बाद राज्य आ गया गोवा 12.4 और नागालैंड है 12.9। फिर SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर 2018 के आंकड़े हैं चूँकि इसमें, तो 6.2 प्रति हजार, जो कि 1971 में कितनी थी? 14.9 थी, यानी तब मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। और अब अगर कंपैरिजन कर लें तो मृत्यु दर जो है बहुत कम हो गई है। लेकिन आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि भारत में मृत्यु दर 6.2 है। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर कितनी है? तो शहरी क्षेत्रों में हमेशा कम होती है, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होता है, 5.1 है। और SRS बुलेटिन 2000 के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर कितनी है? 6.7% है। फिर इसी बुलेटिन के अनुसार भारत में सबसे मृत्यु दर कम कहाँ पर है? दिल्ली में है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, 3.3 जो है इसमें सबसे कम मृत्यु दर है। और SRS बुलेटिन के अनुसार भारत में सबसे अधिक मृत्यु दर कहाँ पर है? तो आप यहाँ पर एक और जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आप देख रहे हैं दिल्ली में जो मृत्यु दर है वो 3.3 है। इसके दो मतलब है, दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में पॉपुलेशन है, वो ओवरबर्डेंड है पॉपुलेशन में, फिर भी उसकी मृत्यु दर जो है 3.3 है। इसका मतलब जो है वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, लोगों की जो है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच जो है बहुत अच्छी है। फिर आगे चलते हैं, SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार शीर्ष मृत्यु दर 2018 वाले केंद्र शासित और राज्य दोनों को अगर हम सूचीबद्ध करें एक साथ, तो इसमें छत्तीसगढ़ जो हमने पहले बात की 8 है, सबसे टॉप पर है। उसके बाद उड़ीसा हो गया, और उसके बाद जो है कई स्टेट्स का कॉमन है, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, केरल, इनकी 6.9 है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश 6.7 है, पंजाब और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर जिनकी 6.6 है। तो उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर कितनी मिली आपको? 6.4। और जन्म दर मैंने आपको कितना बताया था, फिर से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जन्म दर कितनी है? 25.6। ये दोनों ही डेटा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार न्यूनतम मृत्यु दर 2018 में केंद्र शासित और राज्यों का क्या दोनों का सम्मिलित रूप से वो रहा है? तो दिल्ली में जो है न्यूनतम मृत्यु दर रही है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे नागालैंड है, तीसरे नंबर पे दादरा नागर हवेली है, चौथे नंबर पे चंडीगढ़ है, उसके बाद 5वें नंबर पे मणिपुर, सिक्किम, दमन दीव सब एक साथ हैं 4.5।
अब भारत में प्राकृतिक दर, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था अगर आपको ध्यान होगा, तो भारत की प्राकृतिक समृद्धि दर या वृद्धि दर कितनी है? 13.8% है, ये भारत की औसत है। उसके बाद भारत की अगर ग्रामीण प्राकृतिक वृद्धि दर की बात करें तो ये 14.9 है, जो कि ज़्यादा है शहरी से। शहरी प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी है? 11.6 है। तो याद रखिएगा कि भारत में जो ग्रामीण प्राकृतिक वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है और साथ ही जो है शहरी औसत से भी ज़्यादा है। फिर भारत में ओवरऑल अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो कितनी है? 32 प्रति हजार जीवित जन्म। ये शिशु मृत्यु दर है, ना कि मृत्यु दर। फिर भारत में ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 36 प्रति हजार जीवित जन्म बच्चे, और भारत में शहरी शिशु मृत्यु दर हो गई 23, यानी शहरों में बच्चों की जो शिशु मृत्यु दर है वो ग्रामीण स्तर से कम है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण डेटा इसी से देखते हैं। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर 2018 वाले शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। तो ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 43 प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर। तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर भी है, ये भी चिंताजनक बात है। मध्य प्रदेश तो कई साल से जो है पहले नंबर पे है। छत्तीसगढ़ और असम 41 के साथ जो है तीसरे नंबर पे हैं। फिर सबसे कम मृत्यु दर की बात करें तो अगर हम शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को एक में जोड़ लेते हैं एक ही सूची में, यानी क्या है? ये ओवरऑल है। इसमें अगर आपको राज्य देखना हो तो अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो नागालैंड तो खैर राज्य ही है, अगर राज्य पूछा जाएगा तो आपको नागालैंड बताना है। नागालैंड, मिजोरम, ये 1-2 हो गए। उसके बाद केरल, सिक्किम, गोवा, इन तीन में एक साथ जो है 7 है जो है शिशु मृत्यु दर। फिर अब उत्तर प्रदेश के आंकड़े देख लेते हैं लास्ट में। तो उत्तर प्रदेश में कुल जन्म दर फिर से रिवाइज कर लीजिए 25.6। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जन्म दर 26.6। उत्तर प्रदेश में शहरी जन्म दर 22.6। उत्तर प्रदेश में कुल मृत्यु दर 6.6। कुल ग्रामीण मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में 7। कुल शहरी मृत्यु दर 5.3। इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिया है सभी उत्तर प्रदेश के डेटा को। फिर उत्तर प्रदेश का कुल प्राकृतिक वृद्धि दर कितना है? 19 है। कुल प्राकृतिक ग्रामीण वृद्धि दर उत्तर प्रदेश का 19.6 है, और शहरी प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी है? 17.2 है। इसके बाद कुल शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश की 43 है, जिसको मैंने पीछे भी आपको हाईलाइट किया था। कुल ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 46, और कुल शहरी शिशु मृत्यु दर जो है 35 है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा था जो आज आपके सामने मैंने दिया। इससे पहले वाले वीडियो में भी बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा हैं, और उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो है इससे कुछ ना कुछ प्रश्न मिलेंगे जिससे आपकी और हमारी मेहनत सफल हो सके। तो अभी ये सीरीज जारी रहेगी, कुछ ना कुछ इसी तरह का अभी और जो नया मटेरियल मुझे मिलेगा वो आपके सामने आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में
दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।